गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग आयनिक रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो कल जो हमने आपको ट्रीटमेंट बताया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स। द टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स। दिस ट्रीटमेंट कैन बी एक्सटेंडेड to give an interpretation of the magnitudes of the frequency factors of reactions of this type. आयनिक रिएक्शन के फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स का क्या मैग्नीट्यूड हो सकता है ये हम देखेंगे। अब कल हमने बात करी थी कि इसमें आयनिक रिएक्शंस में दो तरीके के कंट्रीब्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन टू द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर मोल हैज़ बीन गिवन बाय डेल्टा जी स्टार ई एस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पर मोल है, इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, एन जेड ए जेड बी ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्मॉल डी ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 10, उसी के कंटिन्यूशन में है, सो इट इज इक्वेशन नंबर 10। अब द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी इज गिवन बाय, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एस इज इक्वल टू माइनस del G over del T at constant pressure. This is equation number 11. ये क्या है, समीकरण नंबर 11। अब अगर हम चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो the electrostatic contribution to the entropy of activation is given by del S star ES electrostatic is equal to what, del G star ES over del T at constant pressure. Equation number 12. अब हम ये देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 10 में केवल कैपिटल डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी यही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और बाकी कोई भी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। द ओनली क्वांटिटी इन इक्वेशन 10 दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट इज कैपिटल डी। अब यदि हम इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल एस स्टार ई एस इज इक्वल टू एन जेड ए जेड बी ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी ए बी। फिर differentiation of capital D with respect to temperature at constant pressure, यानी del capital D over del T at constant pressure. This is equation number 13. अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा N ZA ZB E स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी डी ए बी, डेल कैपिटल डी ओवर डेल कैपिटल टी। इसको हम लिख सकते हैं डेल लॉग कैपिटल डी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्वांटिटी किसके बराबर है, डेल एस स्टार ई एस के। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 14। ये आपकी इक्वेशन नंबर 14। इस इक्वेशन में कैपिटल डी, अगर हम एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल डी कितना होगा,
80. Capital D is equal to 80 and del log D upon del T at constant pressure. ये भी कांस्टेंट होता है ओवर ए कंसीडरेबल टेम्परेचर रेंज. जब तक टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती तब तक ये भी कांस्टेंट है. और इसकी वैल्यू कितनी है? इट इज़ इक्वल टू -0.0046. और अगर हम स्मॉल डी ए बी को 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर लें. जनरली स्मॉल डी ए बी की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. अगर हम ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 14 में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा एस स्टार ई एस, चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन, is approximately equal to -10 ZA ZB. -10 ZA ZB. So, the entropy of activation in aqueous solution should thus decrease by, माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये कम हो रही है, डिक्रीज बाई अबाउट 10 यूनिट्स फॉर ईच यूनिट ऑफ जेड ए जेड बी. अगर जेड ए जेड बी की यूनिट एक हो, एक यूनिट के लिए, मतलब जेड इज इक्वल टू 1 और जेड बी इज इक्वल टू 1, तो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज करेगी बाई अबाउट 10 units in case of aqueous solution. The entropy of activation in aqueous solution should thus decrease by about 10 units for each unit of ZA ZB. अब फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर. The frequency factor is proportional to e की पावर डेल्टा एस स्टार ओवर आर. या हम कह सकते हैं अगर हम 10 की बेस पर करें तो 10 की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन 2.303 आर. 2.303 इंटू आर इज इक्वल टू 4.57. सो फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू 10 की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन 4.57. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर शुड डिक्रीज बाई ए फैक्टर 10 की पावर डेल्टा एस स्टार की जगह पर 10 रख दें, 10 अपॉन 4.57. तो 10 की पावर 10 अपॉन 0.457 ये कितना हो जाएगा? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 फोल्ड. ये आ जाएगा 10 की पावर 2 पॉइंट समथिंग. 10 की पावर 2 मीन्स 100. तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर 100 फोल्ड डिक्रीज करेगा फॉर ईच यूनिट ऑफ जेड ए एंड जेड बी. जेड ए और जेड बी की एक यूनिट के लिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितना डिक्रीज करेगा? 100 फोल्ड. It follows that the frequency factor should decrease by a factor of 10 की पावर 10 upon 4.57. That is about 100 fold for each unit of ZA and each unit of ZA into ZB. अब ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए.
अगर रिएक्टेंट्स हेक्सा एको क्रोम प्लस 3 आयन और CnS नेगेटिव आयन आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू दी है। ए आरयूएस फैक्टर के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 10 to the power 19 और एस्टिमेटेड वैल्यू भी है 10 to the power 19 और डेल्टा एस स्टार चेंज इन एंट्रोपी के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 30 और एस्टिमेटेड वैल्यू भी 30। इसी तरीके से आप देख रहे हैं दूसरी रिएक्शन, इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग इक्वल हैं। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है दैट इज क्वाइट करेक्ट। अब द फिजिकल मॉडल दैट लाइज बिहाइंड द अबव रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर। फिगर में हमने देखिए आपके लिए फिजिकल मॉडल रिप्रेजेंट किया है। जैसे ये ए एंड बी, ए में क्या है कि दो सिमिलर चार्ज वाले आयन्स हैं और ये आपस में मिलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। फिगर बी में अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं जो आपस में मिलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी देयर आर टू कंडीशंस, सिमिलर चार्ज हों या अपोजिट चार्ज हों। तो यदि हम बात करें इन केस ए, द आयन्स आर शोन एज हैविंग सिंगल पॉजिटिव चार्ज। दोनों आयन्स के ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, +2 चार्ज, डबल पॉजिटिव चार्ज, एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देयरफॉर bears a double positive charge. तो the solvent molecule in the neighborhood of an ion are acted upon by strong electrostatic force which restricts their freedom of motion. इनका फ्रीडम ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन। देयर इज कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ एंट्रोपी एंड दिस लॉस इज ग्रेटर द लार्जर द चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही एंट्रोपी में जो कमी है वो ज़्यादा होती जाएगी। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता चला जाएगा। इन द केस अंडर द स्टडी देयर इज सम लॉस ऑफ एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट द रिएक्टेंट स्पीशीज आर आयंस। रिएक्टेंट स्पीशीज क्या है यहाँ? आयंस। इन एन एक्टिवेटेड स्टेट देयर इज ए मच ग्रेटर लॉस ऑफ एंट्रोपी सिंस द चार्ज इज ग्रेटर। एक्टिवेटेड स्टेट में क्या है? चार्ज डबल हो गया तो एंट्रोपी का लॉस ज़्यादा होगा, यानी एंट्रोपी कम हो जाएगी। दस देयर इज ए लॉस ऑफ एंट्रोपी व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने में क्या है? यहाँ एंट्रोपी का लॉस हो रहा है। और क्योंकि एंट्रोपी का लॉस हो रहा है इसलिए ये थर्मोडायनेमिकली
फिजिबल कम है, इसकी फिजिबिलिटी कम है। दूसरे केस में, इन केस बी, द रिएक्टिंग आयंस आर ऑफ अपोजिट चार्ज, तो क्या होगा, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। देयर इज ए कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन बढ़ रहा था, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन डिक्रीज की वजह से एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी व्हेन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं आयनिक रिएक्शंस के को कैसे ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ आयनिक रिएक्शंस इन द प्रोसीजर दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। अभी हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमने क्या माना कि सॉल्वेंट जो है वो कंटिन्यूअस है और हर पॉइंट पर कैपिटल डी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डी की वैल्यू एक ग्रॉस प्रॉपर्टी है जिसको हम अलग अलग जगह पर मेज़र करके फाइंड आउट करते हैं। तो ओवरऑल जो वैल्यू आती है दैट इज़ एवरेज, वो एवरेज होती है जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, लेकिन यहाँ हमने ऐसा कंसीडर नहीं किया। हमने क्या माना कि कैपिटल डी इज रिगार्डेड एज ए कंटिन्यूअस एंड हैविंग सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स। In the procedures that have been studied or described, the solvent has been regarded as continuous and as having same D value at all points. In fact, the solvent is an assembly of molecules. The capital D is a gross property that is determined by making a measurement on a large group of molecules, thus corresponds to an average kind of behavior, average value है। The assumption of a uniform capital D leads to a very considerable simplification in the theoretical treatment। ये हमें क्यों मानना पड़ा, ताकि theoretical treatment हमारा simplify हो जाए, लेकिन ये उतना exact नहीं होगा। And more exact and detailed theory can only be applied with considerable difficulty। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू मेन टाइप ऑफ प्रोसीजर्स हैव बीन यूज्ड। दो तरीके के प्रोसीजर्स यूज़ किए जा सकते हैं। पहला है द फर्स्ट टाइप ऑफ इम्प्रूव ट्रीटमेंट स्टिल रिगार्ड्स द सॉल्वेंट एज कंटिन्यूअस। सॉल्वेंट को तो हम कंटिन्यूअस मानते हैं, बट टेक्स अकाउंट ऑफ द चेंज इन कैपिटल डी इन द नेबरहुड ऑफ आयंस। लेकिन हम ये मानते हैं कि आयंस के पास वाले क्षेत्र में डी की वैल्यू चेंज होती है। द डाई इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ द लिक्विड इज एक्चुअली ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड होते हैं। जब फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है एट वेरी हाई फील्ड्स, देयर इज़ ए टेंडेंसी टूवर्ड्स सैचुरेशन। तब लगभग सभी मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है और हम कह सकते हैं कि सैचुरेशन की कंडीशन आ गई। सो इसलिए क्या होता है, कैपिटल डी अप्रोचेज ए लो लिमिटिंग वैल्यू। कैपिटल डी की वैल्यू एक लो लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। एज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बिकम कंप्लीटली अलाइंड इन द फील्ड, जब फील्ड बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उस फील्ड में अलाइन हो गए, तब देयर कैन बी नो फर्दर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन फिर नहीं होगा। एंड कैपिटल डी then
has a very low value, characteristic of hydrocarbons and other non-polar substance. डी तब डी की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाएगी, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में या नॉन पोलर सब्सटेंस में होती है. दिस इफेक्ट इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक सेचुरेशन. इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सेचुरेशन. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो गई कि सॉल्वेंट के सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अलाइन हो गए. तो डी की वैल्यू बहुत कम हो गई और इस कंडीशन को हम कहते हैं, या इस इफेक्ट को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सेचुरेशन. अब हम बात करते हैं आयन के पास में. अगर हमारे पास कोई आयन है तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होती है, यानी लगभग डाई इलेक्ट्रिक सेचुरेशन की कंडीशन होती है. तो आप देख रहे हैं कि डी की वैल्यू बहुत कम होगी. किसके कंपैरिजन में? बाकी सॉल्यूशन के कंपैरिजन में. द प्रॉब्लम हैज़ बीन ट्रीटेड क्वांटिटेटिवली in terms of known variation of D, capital D with field strength. हमने ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में? डिस्टेंस फ्रॉम आयन, सॉल्यूशन के अंदर डिस्टेंस फ्रॉम आयन और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. तो हम क्या देखते हैं? फिगर शोज रिजल्ट्स ऑफ सच कैलकुलेशंस. ये ग्राफ है द डिफरेंशियल डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट as a function of distance from ions. अब आप यहाँ देखिए, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है उसमें z इज इक्वल टू 1, सेकेंड के लिए z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4. फॉर द केस ऑफ सिंपल आयन of various valencies in aqueous solution, various valency +1 +2 +3 +4. अब हम क्या देख रहे हैं? Close to the ions, the dielectric constant is seen to have a value of 1.78. बहुत कम है. And it rises quite steeply to the value of, ये देखिए 78 के आसपास, 78.5. As a result of this modification in dielectric constant, the electrostatic interaction between ions in aqueous solution are particularly at short distance. तो जनरली आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं. सिग्निफिकेंटली अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस पर हैं तो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड बी इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैड ए यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ 78.5. हम वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78.5 मानते हैं यूनिफॉर्म. बट जो आयंस आपस में बहुत पास हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, उनके लिए ये वैल्यू 78.5 नहीं होती और कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.78. द फ्री एनर्जी इंक्रीजेस इन बिगनिंग. शुरुआत में जब आयंस पास आते हैं तो फ्री एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है. द फ्री एनर्जी इंक्रीजेज इन बिगनिंग. आयंस टुगेदर is increased by this effect, particularly when the ions are brought within a few angstrom of each other. तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब आयंस बहुत पास आते हैं, यानी आयंस के बीच की दूरी कुछ ही एंगस्ट्रॉम होती है, तो फ्री एनर्जी जो है वो तेज़ी से इंक्रीज करती है. ये देखिए नीचे ग्राफ प्लॉट किया गया है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन आयंस और फ्री एनर्जी इंक्रीज.
फ्री एनर्जी नहीं है, फ्री एनर्जी इंक्रीज। तो हम देख रहे हैं जैसे साइन पास आ रहे हैं, फ्री एनर्जी में इंक्रीज तो होता ही है, फ्री एनर्जी में इंक्रीज बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज डैश डैश वाला जो थ्योरेटिकल कर्व है, और जो सॉलिड लाइन से बना है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल कर्व। फिगर शोज द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन यूजिंग एन approximate procedure of the free energy increase. In beginning, ये एग्जाम्पल लिया है फेरिक आयन एंड ए फेरस आयन coming up close to each other. This improved method of treating the free energy change has been applied to electron transfer reaction. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहलाती है, फेरस आयन का फेरिक आयन में चेंज होना और फेरिक आयन का फेरस आयन में चेंज होना बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट सिमिलर मेथड्स do not seem to have been applied to the reaction in which bonds are formed and broken. ये ट्रीटमेंट केवल और केवल अभी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जिनमें एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और लिया जाता है. तो ये जो फिगर है दैट इज द फ्री एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन when Fe+2 ferrous ion and Fe+3 ferric ion approach each other. So ये जो फिगर आप देख रहे हैं वो क्या है, वो फिगर है जब फेरिक आयन और फेरस आयन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो फ्री एनर्जी में जो इंक्रीज है, फ्री एनर्जी में वृद्धि किस तरीके से बढ़ती है. This curve represent the actual behavior, experimental behavior and theoretical behavior. So this is about how we treat an ionic reactions. This is all about ionic reactions. अगले टर्न पर हम देखेंगे कि सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है और रिएक्शंस में ये अपना रोल कैसे प्ले करता है, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट. तो कल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट. आप लोग इसको साथ साथ स्टडी करते रहें तो आपके समझ में आता रहेगा. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन आस्क ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.